हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के विभिन्न प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मुगल वंश का अंतिम शासक था। नादिर शाह अपना देश जाते समय मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता, तो नादिर शाह को। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल वंश के शासक शाहजहां ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है, सैयद भाइयों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 1, 2, 4 और 5 सत्य है। तो आइए चलते इन सबों को पढ़ते हैं। एक में बतलाया गया है, सैयद भाइयों ने फर्रुखसियर के उत्तराधिकार में सम्राट बनने में एक निश्चित भूमिका निभाई थी। सैयद भाइयों ने भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले अर्थात किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 1719 में फर्रुखसियर की हत्या की थी और 1720 में वे अपने विरोधियों द्वारा मारे गए थे। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सैयद बंधु को इतिहास में हम शासक निर्माता के नाम से भी जानते हैं। इसकी सहायता से फर्रुखसियर मुगल सिंहासन पर बैठा था। इसने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की गद्दी से उतारकर अंधा बना दिया। इसके बाद मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया गया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा, मोतमिद खान ने इकबालनामा, इनायत खान ने शाहजहांनामा एवं ईश्वरदास नागर ने फतुहात ए आलमगिरी नामा पुस्तक की रचना की थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1615 ईस्वी में अंतिम शांति मेवाड़ के किस राजा ने स्थापित की थी? तो इसका उत्तर है राणा अमर सिंह ने। 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर एवं मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के मध्य हुई संधि के तहत मेवाड़ एवं मुगलों के बीच की शत्रुता समाप्त हो गई थी। अकबर के काल में मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन यह सफलता जहांगीर को मिली थी। यह जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेर शाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बिलग्राम की लड़ाई। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इस पराजय के बाद हुमायूं भागकर सिंध चला गया था, जहां वह 15 वर्षों तक रहा था। शेर शाह ने हुमायूं को 26 जून 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध में भी पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, अकबर अनपढ़ था, तो इसमें से कौन सा कोड सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात बिना किसी संदेह के यह सच है कि अकबर अनपढ़ था।
यह पहला मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था। इसके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ था, लेकिन अकबर नहीं पढ़ सका, वह अनपढ़ रह गया था। अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में आपको कौन कौन सी सूची सही है उसके बारे में आपको बतलाना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलिए जानते हैं इसके सही कोड को। तो इसका सही कोड है ऑप्शन सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मोहम्मद हाकिम अकबर का सौतेला भाई था, जिसकी मृत्यु के बाद अकबर ने काबुल पर 1581 ईस्वी में अपना अधिकार स्थापित किया था। इसके बाद अकबर ने मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया था। वहीं चौथा में बतलाया गया है चांद बीबी अहमदनगर का रहने वाली थी। इसने अहमदनगर को बलपूर्वक अधीन करने में अकबर का विरोध की थी। चांद बीबी की शादी बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। इसने जहांगीर को अहमदनगर पर पूर्ण कब्जे को विफल कर दिया था। अब अगला प्रश्न है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत में पर्शियन में अनुवाद किया था। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया है? तो इस पर्शियन अनुवाद को रज्म नामा कहा गया है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी अनुवाद को हम रज्मनामा के नाम से जानते हैं। महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी एवं नकीब खान ने किया था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी मुगल इमारत अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता समानता की विशिष्ट आकृति रखती है? तो इसका उत्तर है ताजमहल। मुगल इमारत ताजमहल अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता समानता की विशिष्ट आकृति रखती है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। अब अगला प्रश्न है। किस मुगल महान ने सती प्रथा को बंद कराया जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से दृढ़तापूर्वक न चाहती हो? तो इसका उत्तर है अकबर ने। अकबर ने सती प्रथा को बंद करने का असफल प्रयास किया था। उसने प्रयास किया था कि जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से दृढ़तापूर्वक न चाहती हो तब तक वह सती नहीं हो सकती। अब अगला प्रश्न है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। यह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम एवं आकृति के साथ नूरजहां का नाम और आकृति अंकित करवाया था। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली बेग था, जिसे हम शेर अफगन के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है। इनमें से किस राजपूत ने पहले स्वयं को अकबर के सामने समर्पित किया था? तो इसका उत्तर है कछवाहा ने। कछवाहा राजपूत ने पहले स्वयं को अकबर के सामने समर्पित किया था। अजमेर के कछवाहा वंशीय राजपूत भारमल, जिसे हम बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं, इसने सर्वप्रथम अपनी पुत्री हरखा बाई की शादी अकबर के साथ की थी। शादी के बाद इसका नाम बदलकर मरियम
उज्र मानी रखा गया था। इस विवाह के फलस्वरूप जहांगीर का जन्म हुआ था। अब अगला प्रश्न है, प्रिंस दारा सिकोह किस सूफी द्वारा अनुयायी थे? प्रिंस दारा सिकोह किस सूफी धारा का अनुयायी था? तो इसका उत्तर है कादरी का। प्रिंस दारा सिकोह कादरी सूफी धारा का अनुयायी था। यह मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। दारा सिकोह मुगल राज परिवार में सबसे अधिक विद्वान था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सीरे अकबर के नाम से किया था। अब अगला प्रश्न है, हेमू एक हिंदू जनरल जिसने अफगान सेना का मुगलों के विरुद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई में नेतृत्व किया था, वह किस सुर राजा का जनरल था? तो वह जो है मोहम्मद आदिल शाह का जनरल था। हेमू एक हिंदू जनरल जिसने अफगान सेना का मुगलों के विरुद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई में नेतृत्व किया, वह सुर राजा मोहम्मद आदिल शाह का जनरल था। हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हेमू गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। मुगल बादशाह अकबर ने हेमू को 5 नवंबर 1556 ईस्वी को द्वितीय पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक अब्दुल फजल की 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या की थी? तो इसका उत्तर है बीर सिंह बुंदेला ने। बीर सिंह बुंदेला ने अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक अब्दुल फजल की 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम की भड़काने पर हत्या किया था। सलीम को हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी एवं अकबर नामक पुस्तक की रचना की थी। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। इसने दीन इलाही को धर्म कहा था। अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया था। अब अगला प्रश्न है, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी? तो इसका उत्तर है अकबर ने। महान मुगल बादशाह अकबर ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। तंबाकू की खेती अकबर के समय में ही भारत में प्रारंभ हो गया था। जहांगीर ने तो तंबाकू के सेवन पर कठोर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास किया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल मकबरा ताजमहल का आदि स्वरूप का है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात दिल्ली का हुमायूं मकबरा। यह पहला मकबरा एक बहुत बड़े पार्क से घिरा हुआ और बीच में स्थित है। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल मकबरा ताजमहल का आदि स्वरूप का है। यह पहला मकबरा एक बहुत बड़े पार्क से घिरा हुआ बीच में रखा है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में 1564 ईस्वी में हुआ था। इस मकबरे का खाका ईरान के वास्तुकार मीरक मिर्ज़ा गियास ने बनाया था। उभरी हुई दोहरी गुंबद वाला यह मकबरा भारत में बना पहला उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास सम्राट के विरोध के कारण पूर्णतः गोपनीयता में लिखा गया। इस ऐतिहासिक कार का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है खाफी खान का मुतखब उल लुबाब। औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास सम्राट के विरोध के कारण पूर्णतः गोपनीयता में लिखा गया था।
इस ऐतिहासिक कार्य का नाम था काफी खां की रचना मुंतखब उल लुबाब। औरंगजेब के शासनकाल में फतुहात ए आलमगीरी की रचना ईश्वरदास नागर ने किया था। इसके शासनकाल में नुस्खा ए दिलकुशा की रचना भीमसेन सक्सेना ने किया था। मासिर ए आलमगीरी की रचना साकी मुसद ईद खान ने किया था। इसे मुगल राज का गजेटियर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से सही मिलान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात हद या रणथंबोर में है। औरंगजेब का तुरंत उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसे इतिहास में हम शाही बेखबर के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी में लिखी? तो इसका उत्तर है तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी लिखी थी। इसे हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। इसे फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय पायंदा खान एवं अब्दुल रहीम खान खाना को जाता है। अब अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी की युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर है राजा मान सिंह। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन राणा प्रताप सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आशफ खान ने किया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी में भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? तो इसका उत्तर है हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी में भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। इस पुस्तकालय से गिरने के कारण उसकी मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेन पुलके ने लिखा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। अब अगला प्रश्न है, मुगलों की जागीर किस दिल्ली सुल्तान के बराबर थी? तो इसका उत्तर है इक्ता। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तान के इक्ता के बराबर थी। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया है। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। इसे इक्ता कहा जाता था तथा इसकी देखभाल के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे इसे इक्तादार कहा जाता था। मुगल काल में जागीर वह भूमि होती थी जो राज्य के प्रमुख कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह के बदले दी जाती थी। अब अगला प्रश्न है, संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार बादल खां था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पहला में बतलाया गया है समेल की लड़ाई। इसमें शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित किया था। कब? तो 1544 ईस्वी में। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने कहा था, मैं चंद मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के प्राय भाग को खो चुका था। अगला पॉइंट है बिलग्राम की लड़ाई। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से 17 मई 1540 ईस्वी को हराया था। इस युद्ध को हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध। यह 6 मई 1529 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी कर रहा था। बाबर ने इसे पराजित किया था। घाघरा का युद्ध भारत की धरती पर बाबर का अंतिम युद्ध था। चौथा में बतलाया गया है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1528 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला है पानीपत की पहली युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही कोड है ऑप्शन बी। एक में बतलाया गया है बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। दूसरा में हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा यह सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में और औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। अब अगला प्रश्न है पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात दौलत खान लोदी ने। पंजाब का राज्यपाल दौलत खान लोदी था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी, पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। अब अगला प्रश्न है जहांगीर ने 1615 ईस्वी में अंतिम शांति मेवाड़ के किस राजा के समय में स्थापित की थी? तो इसका उत्तर है राणा अमर सिंह ने। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में अंतिम शांति मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के साथ स्थापित की थी। राणा अमर सिंह ने जहांगीर के दरबार में शुभकरण एवं हरिदास नामक अपना राजदूत भेजा था। अब अगला प्रश्न है मुगल महान की मनसब प्रथा में सभी पब्लिक सेवाएं आती थी सिवाय एक के, वह एक अपवाद कौन सा था? तो इसका उत्तर है न्यायिक प्रशासन।
मुगल महान की मनसब प्रथा में सभी पब्लिक सेवाएं आती थी सिवाय एक के, वह एक अपवाद न्यायिक प्रशासन का है। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10 एवं सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो आइए चलते हैं, इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन बी। इस प्रश्न की सही सम्मिलित इस प्रकार है। पहला में बतलाया गया है, प्रारंभ में अपने वजीर के डर से भटकते रहा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दूसरा में बतलाया गया है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। इसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा में बतलाया गया, नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन प्राप्त किया था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से। चौथा है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल सम्राट की पत्नी को अंग्रेजों के लिए भेदिए का अभिनय कर राजद्रोहियों के कार्यों को जानबूझकर तोड़ने करने के लिए कहा गया, वह महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है जीनत महल। दिल्ली के मुगल सम्राट की पत्नी को अंग्रेजों के लिए भेदिए का अभिनय कर राजद्रोहियों के कार्यों को जानबूझकर तोड़ने करने के लिए कहा गया, वह महिला जीनत महल थी। अब अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन था? तो इसका उत्तर है कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहा। आमेर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं, इसने अपनी पुत्री मरियम उज़मानी की शादी अकबर के साथ की थी। मरियम उज़मानी का वास्तविक नाम हरखा बाई था। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे? तो इसका उत्तर है बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह था बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में बीजापुर को 1686 ईस्वी में जीता गया था, तो वहीं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। औरंगजेब के समय सिक्कों की सबसे अधिक ढलाई हुई थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। एक मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।
तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।